प्रॉब्लम। अब देखो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था रेशनल नंबर्स के बारे में, हमने डेसिमल फॉर्म पढ़ ली और डेसिमल में हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग में भी जो रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म होती है, ठीक है, जो रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म होती है और जो नॉन टर्मिनेटिंग है, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाली जो हमारी फॉर्म होती है वो रेशनल होती है हमेशा, यानी वो नंबर्स हमेशा होते हैं रेशनल। अब सवाल यहाँ पे ये आता है स्टूडेंट्स, जो बच्चों के जहन में आता है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो डेसिमल कैसे हुई है ना, क्योंकि वो तो एंड तक कंटिन्यू हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है बच्चों 0.0.3 बार विच इज इक्वल टू 3.33333 अप टू गोज ऑन, ये चलता रहेगा बच्चों। तो ये रेशनल कैसे हुआ? अगर ये रेशनल है तो इसकी कोई ना कोई जो है पी बाई क्यू फॉर्म होगी। ये बात क्लियर है बच्चों, क्योंकि रेशनल की एक ना एक क्या होती है, पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू फॉर्म का मतलब क्या हुआ, किसी नंबर को उसके फ्रैक्शन में लिखना, उसकी फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है। तो चलो उसी के ऊपर बच्चों आपका जो है ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, शो दैट 0.333 या 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या है बच्चों, अभी तक जो हमने जितना भी पढ़ा था वो क्या था, हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल थे, उनको हमने पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज कर दिया था। अब एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है बच्चों, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में हमें चेंज करना है, क्योंकि हम जानते हैं अगर ये रेशनल है, अगर क्या बल्कि ये रेशनल है, और जब रेशनल है ये तो इसकी कोई ना कोई पी बाई क्यू फॉर्म होगी ही होगी, ठीक है बच्चों। सो शुरू करें, कैसे होगा बच्चों, आपको दिया है यहाँ पे वी आर गिवन अ प्रॉब्लम दैट 0.3333, इसको हमें जो है शो करना है पी बाई क्यू फॉर्म में, पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो पी बाई क्यू फॉर्म बच्चों कहां से आएगी, हम मान लेते हैं बच्चों लेट x इज इक्वल टू 0.333 अप टू गोज ऑन। x को हमने मान लिया 0.33 जो हमें गिवन था, ठीक है। मान सकते हैं अपनी तरफ से, बिल्कुल मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं है सर। अब क्या करें, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। भाई ये चीज तो आप लोग जानते होंगे, 8 तक तो इक्वेशंस पढ़ी हैं आपने, कि कोई भी अगर एक इक्वेशन है बच्चों तो उसके एलएचएस में और उसके आरएचएस में हम किसी भी नंबर से सेम टाइम में मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो हमने बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करी, तो ये जो इक्वेशन है हमारी बच्चों ये क्या बन जाएगी, 10x विल बी इक्वल टू 10 इंटू 0.333 एंड गोज ऑन, ठीक है बच्चों। बन जाएगा नहीं बन जाएगा ये? तो ये क्या हो जाएगा, इट्स इंप्लाइज दैट, बच्चों ये सिंबल होता है इट्स इंप्लाइज दैट का, ठीक है। 10x विल बी इक्वल टू 10 इंटू 0.333, ये हो जाएगा 3.333 अप टू गोज ऑन, ये ऐसे ही चलता रहेगा। यहां तक कहानी आ गई, 10x इक्वल्स टू 3.333 ये आ गया। इसको बच्चों मान लो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। अब मैं ये जानता हूं बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 मैंने नाम दे दिया। अब मैं इस इक्वेशन को जो हूं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, या इक्वेशन नंबर 1 नाम मत दो, इक्वेशन नंबर 1 बच्चों नाम दे दो ऊपर वाली इक्वेशन को, ठीक है ना। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं जानता हूं 10x को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 प्लस 0.3333 अप टू गोज ऑन। भाई इसको मैंने, ये जो मेरा यहां पर टर्म है आरएचएस वाला, ठीक है, इसको मैंने बच्चों क्या किया, स्प्लिट कर दिया। मान लीजिए बच्चों मेरे पास कोई नंबर है 3.2, तो 3.2 को मैं 3 प्लस 0.2 भी तो लिख सकता हूं, यानी 3 में मैंने 0.2 को ऐड कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा 3.2, होगा नहीं होगा? ठीक उसी तरह बच्चों मैंने क्या किया, यहां पर 3 में 0.3333 यानी 0.3 बार को ऐड कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बच्चों इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी 10x विल बी इक्वल टू 3 प्लस x, क्यों? क्योंकि x हमारा कितना है 0.3333, यहां पर रीजन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 3 प्लस x हो गया ये, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या रह गया इस इक्वेशन में, कुछ बचा है बताइए आप, क्लियर हो जाएगी, कर लो। ये हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 3
9x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/9 और ये हो जाएगा 1/, तो x इज इक्वल्स टू 1/3। कैसे आया ये, क्या क्या कर दिया सर? कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा रीअरेंज किया। x यहाँ आ जाएगा बच्चों, यहाँ के क्या हो जाएगा, x माइनस का 10x में से x घटेगा, कितना बचेगा 9x, 9x इज इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल्स टू 1/3, ये आपका हो गया आंसर। तो अब बच्चों ये देखो कि हमारे पास जो टर्म था 0.3 बार, उसकी p बाई क्यू फॉर्म क्या हो गई बच्चों, 1/3। तो यहां से एक कंसेप्ट जो है बच्चों हमारा वो और यहां पे क्लियर हो जाता है। क्या हो जाता है? तो बच्चों यहां से हमारा एक कंसेप्ट और क्लियर हो जाता है। क्या क्लियर हुआ हमारा? वो ये क्लियर हुआ बच्चों कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं उनकी भी p बाई क्यू फॉर्म होती है और होनी भी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? जब वो रेशनल है तो रेशनल की p बाई क्यू फॉर्म तो होती है। तो देखो यहां पर इस एग्जाम्पल से ये रिजल्ट हमने जो था प्रूफ कर दिया और इससे हमें ये चीज भी पता चली कि कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है वो रेशनल ही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हो गया बच्चों। अब आपका आता है इर्रेशनल नंबर। अभी हमने बच्चों रेशनल नंबर्स बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग में पढ़ा। रेशनल होते क्या हैं, बेसिकली रेशनल इर्रेशनल में क्या फर्क होता है, अब इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हम ये पढ़ेंगे बच्चों। आपके सामने बच्चों आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, एन इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये याद रखना, रेशनल और दोनों, रेशनल और इर्रेशनल दोनों के दोनों बच्चों रियल नंबर का ही पार्ट है। एंड दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। सिंपल सी कहानी है, एक ऐसा नंबर जिसको फ्रैक्शन में ना लिखा जाए या जिसकी कोई भी p बाई क्यू फॉर्म ना हो। आपकी जो एनसीईआरटी बुक आई थिंक या अब तक जो आपने पढ़ा होगा वो ये है कि अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है ना, इज एन इर्रेशनल नंबर। या इसको अदर वर्ड्स में कहूं, अ नंबर दैट कांट बी रिटन इन द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, जो आपके सामने लिखा है। एक ऐसा नंबर जिसकी किसी भी कीमत पे कोई भी सिंपलेस्ट फॉर्म ना हो, वो होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल है इनका ये, ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इर्रेशनल। ठीक है, डेसिमल में हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमने पढ़ा रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं बच्चों, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो बच्चों होते हैं नंबर्स बल्कि डेसिमल्स, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स बच्चों जितने भी होते हैं वो सारे के सारे होते हैं बच्चों इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल में है बच्चों पाई जानते हो, नहीं जानते हो लिख लो। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं पाई। लाइफ ऑफ पाई फिल्म देखी है? नहीं देखी? आज ही जाकर देखना, ठीक है, होमवर्क समझ लो अपना इसे। लाइफ ऑफ पाई, ये वो वाली पाई नहीं है, ये पाई है बच्चों, ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब आप जो है 9th में आ गए हैं, आप चैप्टर्स पढ़ेंगे अपना सरफेस एरियाज वॉल्यूम्स, उसमें पाई का यूज होगा पूरा। ठीक है, और हायर स्टडीज में आप जानेंगे पाई होती क्या है और इसका क्या महत्व है हमारी गणित में या मैथमेटिक्स में। ठीक है, सो पाई इज अ फेमस इर्रेशनल नंबर। जो सबसे ज्यादा फेमस इर्रेशनल नंबर है वो पाई है। ठीक है ना, पाई ठीक उसी तरह है जैसे मूवी स्टार्स में शाहरुख खान सबसे ज्यादा फेमस है। फिल्म आए या ना आए, शाहरुख भाई का स्टारडम अपनी जगह पर रहता है। ठीक है ना, किसी ना किसी कंट्रोवर्सी की वजह से। तो ठीक उसी तरह पाई है। बहुत सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं बट पाई का जिक्र जरूर होता है जब भी हम इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे फेमस है। फेमस क्यों है? पाई की वैल्यू बच्चों ये होती है जो आपके सामने येलो कलर से हाईलाइटेड है। अब आप इसमें ध्यान से देखो कि डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद कोई भी नंबर बच्चों यहां पे रिपीट नहीं हो रहा है। नंबर तो रिपीट होगा, कहने का मकसद ये कोई भी सीक्वेंस ऑफ नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, और यही पहचान होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स की बच्चों। ठीक है, अब यहां देखो 3.1415926535 अप टू गोज ऑन, ये आगे इसी तरह चलता रहेगा बच्चों। ठीक है, ये आगे इसी तरह चलता रहेगा और यही वजह है कि पाई जो है एक इर्रेशनल नंबर है। अब बच्चों कहीं पर आपके जहन में ये वाला पॉइंट आया होगा कि पाई की जो वैल्यू होती है वो हम ले लेते हैं 22/7। अब 22/7 जो है बच्चों वो अपने आप में एक p बाई क्यू फॉर्म है। ये तो ऑलरेडी रिटन है ना p बाई क्यू फॉर्म में, है ना। बट बच्चों
22/7 जो होती है वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये चीज आप याद रखना। 22/7, ठीक है, इज क्लोज बट नॉट एक्यूरेट, ठीक है ना। द पॉपुलर अप्रोक्सीमेशन ऑफ 22/7 इक्वल्स टू 3.142857148557 इज क्लोज बट नॉट एक्यूरेट। कहने का मकसद ये है बच्चों कि 22/7 जो है ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये हम इसलिए लेते हैं कि जब भी अपनी प्रॉब्लम्स में पाई की वैल्यू पुट करें तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती बच्चों, ठीक है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 22/7 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, यहां लिख लो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू पाई की क्या है बच्चों? एग्जैक्ट वैल्यू पाई की ये है जो आपके सामने जो येलो कलर है उससे हाईलाइटेड है, ठीक है। तो पाई समझ गए बच्चों। वी कैन नॉट राइट डाउन अ सिंपल फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू पाई। हम बच्चों लिख ही नहीं सकते कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जो पाई के इक्वल हो ही नहीं सकता, ठीक है। और यही वजह है कि पाई जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। यही वजह है कि पाई जो है बच्चों क्या है? इर्रेशनल नंबर। बट पाई के अलावा भी होते हैं इर्रेशनल, बिल्कुल होते हैं बच्चों, लाइक √2 हो गया आपका, √3 हो गया, √5 हो गया, टू गोज ऑन। √3 की वैल्यू भी 1.414 आगे चलती रहती है, √3 की वैल्यू 1.73 एंड आगे गोज ऑन चलती रहती है, ठीक है ना। तो रूट वाले जितने भी नंबर्स हैं बच्चों वो सारे के सारे इर्रेशनल हैं एक्सेप्ट अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। मतलब ये हुआ आपके सामने मैंने लिख दिया, आपके सामने बच्चों मैंने लिख दिया √16, तो क्या भी ये भी एक इर्रेशनल नंबर होगा? नहीं। √16 इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज एन इर्रेशनल, 4 इज अ रेशनल नंबर। √16 4 के इक्वल होता है और 4 क्या है? हमारा रेशनल नंबर। तो √16 जो होगा इर्रेशनल नहीं होगा, ठीक है। ठीक इसी तरह बच्चों अगर आपके सामने मैं लिख देता हूं √9, √25, √36, क्या ये सारे ये नंबर देखो बच्चों रूट वाले तो हैं बट ये सारे के सारे क्या इर्रेशनल हैं? नहीं है बच्चों, ये सारे के सारे क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है बच्चों, ठीक है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है उन्हें छोड़कर जितने भी स्क्वायर रूट हैं जैसे √17, ठीक है ना, √19, जिनका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है वो सारे के सारे आपके क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। ये चीज ये वाला पॉइंट और याद रखना आप। तो यहां पर आपके इर्रेशनल नंबर्स क्लियर हो गए कि इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों ये चार्ट आप स्टूडेंट ध्यान से देखिए कि चार्ट क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। ये जो फिगर है इसमें सारी कहानी क्लियर हो गई है कि रेशनल इर्रेशनल ये सारे के सारे नंबर्स होते क्या हैं बच्चों, ठीक है। अब आप इसमें देखो सबसे पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमने क्या पढ़ा था? 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आते हैं बच्चों होल नंबर। होल नंबर में नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर दो, 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स, ठीक है। तो यहां से जो आपकी बुक में जो क्वेश्चंस गिवन है कि अगर मैं कहूं ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ट्रू होगा या फॉल्स? ट्रू होगा बच्चों, क्योंकि होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। देखो होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं यहां पर, ठीक है। बट अगर मैं इसका उल्टा पूछता हूं आपसे, मैंने पूछा बताओ बच्चों ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल होंगे? नहीं, ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों 0 जो है 0 हमारा छूट रहा है यहां पर, ठीक है। 0 होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स आप जानते हो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स के अंदर सारे होल नंबर आते हैं, होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों आ जाता है आपका रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में सारे इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर सारे होल नंबर, होल नंबर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स। तो यहां से आप ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं अब बताओ मुझे कि ऑल द रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, ट्रू होगा या फॉल्स? ट्रू होगा भाई, रेशनल नंबर के अंदर ही इंटीजर्स आते हैं, ठीक है। बट अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ये ट्रू होगा या फॉल्स? तो ये फॉल्स होगा, ठीक है ना। सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये देखो फ्रैक्शन वाले और ये डेसिमल वाले नंबर्स छूट रहे हैं ना इसमें, तो ये नंबर्स जो हैं इंटीजर्स नहीं है, ठीक है।
अब बच्चों रेशनल और इर्रेशनल, ये रेशनल हो गया, ये हमारा इर्रेशनल हो गया। क्या हो गया बच्चों? इर्रेशनल। रेशनल और इर्रेशनल मिला के बच्चों हमारे बनाते हैं क्या? रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स है जिसके अंदर सारे रेशनल और सारे इर्रेशनल नंबर्स आते हैं। ठीक है, और रेशनल के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं? इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। क्लियर है कहानी यहां तक? ये चीज, ये चार्ट आप समझ जाइए। बच्चे देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैं भी होता था जब मैं 9th में था, कि जो ट्रू फॉल्स आते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर, और ये वो, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसमें आप रट नहीं सकते कभी भी। इफ यू वांट टू रेक्टिफिकेशन ऑफ दैट नंबर्स, अगर आप उनकी रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो, आप नहीं कर सकते, आपको समझना ही पड़ेगा। आपको ये चार्ट याद करना है, आप इस चार्ट को समझिए। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, किसके अंदर क्या आता है, ठीक है ना। फिर इर्रेशनल, देखो इर्रेशनल एक अलग क्लासिफिकेशन हो गई, उसमें नहीं जाना आपको। ये वाली क्लासिफिकेशन है जो मैं ये रेड पेन से या रेड मार्कर से जो मैंने करी है, ये वाली क्लासिफिकेशन को समझना बहुत जरूरी है। एक बार आपने समझ लिया, फिर आप देखना यूं मिनट से पहले बस आएगा, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स, ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स, हाँ होते, बट ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स छूट रहे हैं उसमें, तब आप फौरन आंसर कर सकते हो उसका। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे बढ़े बच्चों। नाउ मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन इर्रेशनल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपका। अब तक आपने क्या पढ़ा है, क्लास नर्सरी से लेकर 8th तक आपने जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब होता है बच्चों प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है ना, और भी, ठीक है, और भी कई सारे हैं, अभी आप इन्हें याद रखें। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपने पढ़े हैं बच्चों रेशनल नंबर्स पे। जैसे मान लीजिए 3 को 3 से ऐड कर दिया 6 आ गया, 2 से 9 मल्टीप्लाई कर दिया 18 आ गया, ठीक है। बट अब आप पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स में मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें जो पहला पॉइंट है आपका वो ये लिखा हुआ है कि द सम, डिफरेंस, क्वोशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स आर नॉट ऑलवेज इर्रेशनल। देखो जरूरी नहीं है कि हम एक इर्रेशनल से इर्रेशनल को मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, या इर्रेशनल से इर्रेशनल को ऐड करें तब वो इर्रेशनल ही आए, ठीक है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, √6 में बच्चों अगर मैं ऐड करता हूं -√6, ठीक है, तब ये आपस में कैंसिल आउट होके आ जाएगा 0, एंड 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तब ये बच्चों आएगा आंसर आपके पास 3, ठीक है। रूट से रूट को, जैसे √a इंटू √a तो वो a होता है बच्चों, ठीक है ना। √2 इंटू √2 तब वो 2 होगा हमारा, ठीक है। तो यही कहने का मकसद है, इर्रेशनल को इर्रेशनल से ऐड या मल्टीप्लाई करें हम तब वो हमेशा इर्रेशनल हो, ऐसा नहीं होता, कभी कभी वो रेशनल भी होता है, ठीक है। दूसरा ये है कि when we add or multiply a rational number with an irrational number, the number will be irrational। ये बहुत जरूरी चीज है कि जब भी आप रेशनल और इर्रेशनल को ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है हमारा वो हमेशा हमेशा एक क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। मान लीजिए मैंने 2 + √3 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जो है रेशनल है, √3 इर्रेशनल है, फाइनल आउटपुट बच्चों यही रहेगा, 2 + √3, ये इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, और 2 + √3 कंबाइंड होकर बच्चों एक क्या बन जाएगा, इर्रेशनल, कंबाइंड होकर क्या बन जाएगा, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर मैं 2 × √3 करता हूं तो ये हो जाएगा बच्चों 2√3, और 2√3 बच्चों अपने आप में क्या है, एक 2√3 अपने आप में क्या है, एक इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो √2 हमारा यहाँ पर रेशनल था, √3 इर्रेशनल था, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, फाइनल आउटपुट क्या आया हमारा, इर्रेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। क्लियर है कहानी यहां तक। मैथमेटिकल ऑपरेशंस रेशनल का रेशनल के साथ, इर्रेशनल का इर्रेशनल के साथ। कहने का मकसद ये है कि 2 + 2 = 4, इर्रेशनल को रेशनल के साथ ही जोड़ सकते हैं, बट 2 + √3 2 + √3 ही रहेगा, फर्दर सॉल्व नहीं होगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है कहानी। इन दोनों का यूज होगा जब हम अभी इसके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे बच्चों, ठीक है। क्लियर है कहानी यहां तक।
ओके स्टूडेंट, सो बच्चों ये क्वेश्चन है आपके सामने, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई करना है। इससे आपका जो हमने अभी पढ़ा है ना रेशनल और इरेशनल के मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वो क्लियर होंगे बच्चों। पहला है आपका इसमें लिखा है 5 प्लस रूट 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 5। मल्टीप्लाई ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं बच्चों, इसमें पहले इस वाले 5 को इन दोनों से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, करो 5 2 जा 10 प्लस 5 इंटू रूट 5, ठीक है बच्चों, हो गया। दूसरी बार में बच्चों हम क्या करेंगे, दूसरी बार में करेंगे इस रूट 7 को पहले इस 2 से, फिर इस रूट 5 से, प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5। क्लियर है कहानी यहां तक बच्चों? अब क्या रह गया इसमें, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये 10 बच्चों एज इट इज आ जाएगा, प्लस 5 इंटू रूट 5, 5 इंटू रूट 5 मिलकर क्या बन जाएगा, 5 रूट 5 बच्चों, 5 रूट 5 प्लस 7 इंटू 2, सॉरी रूट 7 इंटू 2, रूट 7 इंटू 2 बच्चों ये हो जाएगा 2 रूट 7 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5 रूट 35। देखो बच्चों जब भी दो आपस के रूट के नंबर्स या इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, तो वो ठीक उसी तरह मल्टीप्लाई होंगे जैसे रेशनल होते हैं, बट रहेंगे वो रूट के अंदर ही। जैसे रूट 7 और रूट 5, 7 5 या 35 होगा, बट रहेंगे वो रूट के अंदर ही। अब बच्चों इसके आगे आप यहां देखो कि इनमें फर्दर कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, ये नंबर आपस में ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि 10 हमारा रेशनल है, ये इरेशनल, ये इरेशनल, ये इरेशनल, ठीक है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो हम इसको यहां पर छोड़ देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। बताओ इसमें कोई दिक्कत परेशानी है, बोलो, ठीक है बच्चों। दूसरा बच्चों हम शुरू करते हैं अपना जो सेकंड हमें गिवन है इसमें, ठीक है। सेकंड वाले में क्या दे रखा है इन्होंने कि 5 प्लस रूट 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस रूट 5, ठीक है। अब इस 5 को पहले बच्चों इस 5 से फिर इस रूट 5 से करेंगे, 5 इंटू 5, ठीक है। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, देखो इस वाले रूट 5 के पीछे कौन सा साइन है इससे पहले, माइनस, तो यहाँ पे बच्चों हम लगाएंगे माइनस 5 इंटू रूट 5, ठीक है, क्लियर है कहानी। अब इस वाले रूट 5 को इससे करेंगे फिर इससे करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ये हो जाएगा प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5 इंटू रूट 5, ठीक है बच्चों, कहानी क्लियर है। 5 इंटू 5 25 माइनस 5 रूट 5, ठीक है, प्लस 5 रूट 5 माइनस 5 5 जा 25, 25 का आएगा अंडर रूट का, ठीक है बच्चों, अंडर रूट का 25। अब देखो माइनस 5 रूट 5 है, ये प्लस 5 रूट 5 है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बच्चों बचेगा 25 माइनस रूट 5, सॉरी रूट 25। रूट 25 किसके इक्वल होता है बच्चों, 5 के इक्वल होता है, ठीक है, तो 25 माइनस 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 20, ये आंसर हो गया हमारा। तो समझ में आया इसमें कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स में वो किस तरह से एप्लीकेबल होते हैं, किस तरह से हम उन्हें अप्लाई करते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है कहानी, ओके। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, ये है आपका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। देखो इसमें डिनोमिनेटर क्या है आपका, रूट 3 माइनस रूट 5, रूट 3 माइनस रूट 5 बच्चों क्या है, एक इरेशनल नंबर, हमें क्या करना है, इस इरेशनल को रेशनलाइज करना है, मतलब रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमें दिया है बच्चों 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में भी हैं, तो जब भी हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं बच्चों, तब हमें क्या करना पड़ता है, हम उस केस में बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों तरफ जो डिनोमिनेटर होता है उसके कंजुगेट से, ठीक है, डिनोमिनेटर के इसमें लिख लो मल्टीप्लाई बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर,
इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो डिनोमिनेटर का कंजुगेट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट क्या होता है बच्चों? जैसे यहां पे ये था √3 माइनस √5 था। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5। जो बीच वाला साइन है बच्चों हमारा, उसको हमें इंटरचेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो वही चीज कहलाती है हमारी कंजुगेट। तो कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये चीज तो आप जानते हैं बच्चों कि कोई भी एक फ्रैक्शन है, मानो 1/2, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2/2 तो ये हो जाएगा 2/4। 2/4 भी 1/2 का ही इक्वल है। तो जो हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट है वो हमेशा बच्चों सेम ही रहता है। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 5√3 प्लस 5√5। ये आपका न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में बच्चों क्या आ जाएगा आपके, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 मल्टीप्लाई बाई √3, अब प्लस 5√3 माइनस 5√3 और माइनस का 5√5। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा √5 इंटू √5 5, √5 इंटू √5 5, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5। तो ये जो हमारा बच्चों फ्रैक्शन था ये अब बन जाएगा 5√3 प्लस 5√5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5। 3 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे बच्चों, माइनस के 2। तो ये हो जाएगा अब 5√3 प्लस 5√5 डिवाइडेड बाई -2। अब देखो बच्चों न्यूमरेटर में हमारे क्या आया, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या आ गया बच्चों, -2। तो -2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया बच्चों, कर दिया, बस कहानी खत्म। बट प्रॉब्लम एक हो गई कि जो हमारा न्यूमरेटर था वो इरेशनल बन गया हमारा। तो हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी रेशनलाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई एक चीज जो है आपकी वो इरेशनल रहेगी और एक चीज आपकी रेशनल रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के चक्कर में न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज कर सके, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में था कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया था, वो हमने कर दिया। ठीक है ना, न्यूमरेटर इरेशनल बन गया, उसको बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कोई एक चीज जो है वो इरेशनल बनेगी। ठीक है बच्चों, कहानी क्लियर है यहां तक? बताओ, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? कूल ट्रिक फॉर रेशनलाइजेशन। ठीक है, इट्स अ कूल ट्रिक फॉर यू बाय योर कूल गुरु। ठीक है, टू द कूल स्टूडेंट्स ऑफ गुरुकुल। रेशनलाइजेशन के लिए कूल ट्रिक है बच्चों। मान लो हमारे पास कोई एक नंबर है, ठीक है, कोई भी एक नंबर है 0.16 बार, 0.16 बार, और कहा गया है कि इसको रेशनलाइज करो। जाहिर है बच्चों ये आपको दिख रहा है, इसकी क्या है, डेसिमल फॉर्म है। और रेशनलाइज का मतलब उसको उसकी p/q फॉर्म में लिखना है, यानी उसकी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। तो देखो हमने 0.333 बार वाला क्वेश्चन करा था, कितना लंबा कितना लेंथी था। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपल एक ट्रिक अपनाएंगे। ये इक्वल टू इतना हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, 16 को एज इट इज लिखना है, 16 यानी 16। और देखो किस डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां देखो बच्चों 1 के ऊपर बार नहीं है, -1 डिवाइडेड बाई 9। सो स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स के ऊपर बार है बच्चों। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों, बार जो है 1 डिजिट के ऊपर है, यानी 6 के ऊपर है। तो जितने डिजिट्स के ऊपर बार है बच्चों उतने 9 हमें बनाने हैं डिनोमिनेटर में, और उसके आगे एक हल्का सा 0 बना देना है बच्चों। ठीक है, अब जो भी इसको 16 - 1 इक्वल्स टू 15, ठीक है ना, 16 - 1 इज इक्वल्स टू 15/90। ठीक है,
तो 15/90 ये 0.16 बार की क्या हो गई बच्चों, रेशनलाइज्ड फॉर्म। ठीक है, ठीक इसी तरह मान लो आपको कोई भी एक नंबर गिवन है 0. मान लीजिए 6, 1, 2 और 1, 2 के ऊपर अगर बार है तो ये कैसा होगा बच्चों, इसको हम लिख देंगे कितना 6, 1, 2, ठीक है ना, 6, 1, 2 -6। ठीक है, माइनस में कौन सा नंबर आएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है। 6, 1, 2 -6 डिवाइडेड बाई, अब कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर जिनके ऊपर बार है 2, तो 2 9 और 0। ठीक है, सॉल्व करके इसको जो भी आंसर आएगा वो 0.612 की रेशनलाइज्ड फॉर्म हो जाएगी। तो बच्चों इट्स अ कूल ट्रिक फॉर यू, बट एक चीज आप लोगों को इसमें याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि ये ट्रिक तभी एप्लीकेबल होगी जब डेसिमल के बाद एक डिजिट छोड़कर बार स्टार्ट होगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट छोड़ के जब बार स्टार्ट होगा, जैसे बच्चों देखो डेसिमल के बाद यहाँ 6 था उसके ऊपर बार नहीं था, डेसिमल के बाद यहाँ 1 था उसके ऊपर बार नहीं था, इन्हीं केसेस में ये ट्रिक जो है एप्लीकेबल होगी। अदरवाइज जो हमारा पिछला लास्ट क्वेश्चन था 0.3 बार, ठीक है ना, 0.3 बार, ठीक है ना बच्चों, इस तरह के केसेस में ये वाली जो ट्रिक है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो ट्रिक्स का हमें याद रखना पड़ता है कब जो है वो एप्लीकेबल होगी, कब एप्लीकेबल नहीं होगी बच्चों। ठीक है, अब तक बच्चों हमने नंबर सिस्टम पढ़ा अपना पूरा। ठीक है, नंबर किस तरह के होते हैं, व्हाट आर रियल नंबर्स, रियल नंबर के टाइप्स क्या होते हैं बच्चों। ठीक है, और सबसे ज़रूरी चीज़ बच्चों हमने ये पढ़ी थी वहाँ पर कि व्हाट आर रेशनल नंबर्स एंड व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स। सो यहाँ तक कहानी क्लियर है बच्चों। अब आप लोग आसानी से पहचान लोगे रेशनल इर्रेशनल क्या होते हैं। और बच्चों अब आज जो हम पढ़ेंगे वो है बच्चों हमारा एक्सपोनेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सपोनेंट्स का फंडे सारे हम समझेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स इसके ऊपर करेंगे बच्चों। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब आप आगे फर्दर क्लासेस में मैथमेटिक्स या फिजिक्स जो भी पढ़ेंगे उन सब में ही एक्सपोनेंट्स का यूज होता है। ठीक है, सो व्हाट आर एक्सपोनेंट्स बच्चों, it is written on the screen that the exponents of a number shows how many times the number is multiplied by itself. ठीक है, shows how many times a number is multiplied by itself। मतलब ये है, एक्सपोनेंट का मतलब बच्चों ये होता है कि एक नंबर अपने आप से कितनी दफा मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों मुझे लिखना है 2 × 2 × 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आप खुद देख सकते हैं कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये काफ़ी लंबा है, अगर मैं ऐसे बार बार लिखूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसको बच्चों हम इस तरह से भी लिखते हैं, लाइक 2⁴ इज इक्वल टू 16। तो अब आप खुद देखो जो नीचे वाली लाइन है उसको लिखना इजी है एज कंपेयर टू ऊपर वाली लाइन। ठीक है ना, तो यहीं से बच्चों जो था मैथमेटिशियंस ने एक चीज इजाद करी जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स, ताकि जो लॉन्ग डिवीजन है किसी नंबर की उसी नंबर से उसको हम आसानी से लिख सकें। क्लियर है बात। ठीक है, अब मान लो जैसे 2 को 2 से ही 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं ऐसे लिखते चला जाऊंगा ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा 2⁻50। मतलब 2 जो है अपने आप से पूरा 50 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 50 टाइम्स। ठीक है, अब इसमें यह है फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां दिया है 2 कैन बी रिटन एज 2⁴ as 2 is multiplied by itself 4 times। ठीक है ना, सेम एग्जाम्पल जो हमने लिया था, 2 is multiplied by itself 4 times। ठीक है, एंड हेयर 2 is called the base, जो हमारा एग्जाम्पल है हम उसको ही लेंगे बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, ठीक है, जैसे 2⁴ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बच्चों क्या होता है हमारा, ठीक है, होता ये है कि जो 2 है इसको बच्चों हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बच्चों, बेस।
और जो ऊपर 4 है इसको बोलते हैं बच्चों हम एक्सपोनेंट और पावर। ठीक है, ये जो 4 है बच्चों, ये है हमारा एक्सपोनेंट और इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? पावर। तो यहां तक चीज समझ में आ गई कि एक्सपोनेंट और पावर होता क्या है। ठीक है, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो 4 जो है हमारा एक्सपोनेंट एंड 2 इज द बेस। यहां तक चीज क्लियर है, इजी है, इंट्रोडक्शन था बस एक्सपोनेंट का। बस आपको इसमें ये याद रखना है कि बेस किसे कहते हैं और एक्सपोनेंट क्या होता है। क्लियर है बच्चों? नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। स्टूडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज का मतलब आप सब जानते हैं क्या होता है? कानून। एक्सपोनेंट के कानून क्या हैं बच्चों? आपके सामने यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं। यहाँ पर हमने कहा लेट ए एम एंड एन आर इंटीजर्स। ए एम एन क्या है बच्चों? कोई भी इंटीजर्स ले लो आप। ठीक है, अब क्या होगा अगर पहला वाला मैं लेता हूं, ठीक है ना, a raised to the power m into a raised to the power n is equals to a raised to the power m plus n। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि बच्चों अगर a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a raised to the power n, वो होता है a raised to the power m plus n। यहां पर बच्चों एक चीज आपको याद रखनी है, वो ये है कि देखो यहां पर दोनों केसेस में बेस क्या है हमारा? सेम है। ठीक है, पावर्स क्या हैं? अलग अलग हैं। एक a पे पावर है m और एक a पे पावर है n। ठीक है ना, तो इस केस में क्या होता है बच्चों? बेस हमारा सेम रहता है, पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं बच्चों? ऐड हो जाती हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी कभी बेस सेम हो दो नंबर्स का और उनके ऊपर पावर अलग अलग हो और दोनों नंबर्स अगर मल्टीप्लीकेशन में हैं, तब उन दोनों की पावर्स जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, मान लीजिए ये है 4 रेज टू द पावर 2 प्लस 4 रेज टू द पावर 3। ठीक है ना, ये हो जाएगा बच्चों 4 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 4 रेज टू द पावर 5। ठीक है, अब खुद देखो इस आइडेंटिटी से कितनी हेल्प मिली हमें। अगर बच्चों हम इसे इंडिपेंडेंटली या जो सिंपल मेथड है उससे सॉल्व करते तो 4 रेज टू द पावर 2 यानी 4 इंटू 4 प्लस 4 रेज टू द पावर 3 4 इंटू 4 इंटू 4। अब पहले आपको क्या करना पड़ता? इन्हें सॉल्व करना पड़ता। ठीक है ना, अब जब ये दोनों चीजें सॉल्व हो जाती हैं उसके बाद उन्हें ऐड करना पड़ता, तो काफी टाइम लग जाता आपको इसमें। बट विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी या विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ यू कैन सॉल्व इट इन अ वेरी इजी वे। ओके, बहुत आसान तरीके से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल है, यहां से 4 रेज टू द पावर 5 आ गया, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर। ठीक है ना, तो क्लियर है कहानी। आइडेंटिटी कितनी यूजफुल है ये वाली। ठीक इसी तरह बच्चों नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास। ठीक है ना, ठीक इसी तरह बच्चों नेक्स्ट आइडेंटिटी हमें दे रखी है a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर m इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m माइनस n। सिंपल है, ऊपर वाली आइडेंटिटी में मल्टीप्लीकेशन थी, नीचे वाली आइडेंटिटी में डिवीजन है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या कहा गया है बच्चों कि अगर दो नंबर्स जिनका बेस सेम है और पावर अलग है और दोनों के दोनों नंबर्स डिवीजन में है, तब पावर बच्चों क्या हो जाएंगी? पावर्स क्या हो जाएंगी? जैसे a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n। बच्चों यहां से आप खुद देखिए, यहां पर जो पावर्स हैं हमारी वो सब्सट्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है ना, क्या हो रही है? सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो रही थी, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है बच्चों, कर सकते हैं यहां तक। एग्जाम्पल कुछ भी ले लो आप इसका। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर है 5 रेज टू द पावर 3, ठीक है ना, अपॉन 5 रेज टू द पावर 6। ठीक है ना, या उल्टा करो फिलहाल के लिए। ठीक है, 5 रेज टू द पावर 6 अपॉन 5 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 6 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 3। है ना, कितना इजी हो गया हमारे लिए इसे सॉल्व करना। अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते तो पहले 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 6 टाइम मल्टीप्लाई करते, फिर डिवाइड करते उसको 5 इंटू 5 इंटू 5,
तो मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता नहीं हो जाता हमारे लिए। बट अभी हमने क्या करा बच्चों, कुछ नहीं करा, सिंपल आइडेंटिटी पुट करी और देखो कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। अब सिर्फ 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है ना। 5 को 5 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर। इजी है बच्चों, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज इफ a रेज टू द पावर माइनस m। बच्चों इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ये कहलाती है नेगेटिव एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है ना। नेगेटिव एक्सपोनेंट का लॉ है। अब तक हमने पढ़ा ये है कि अगर कोई नंबर जो है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, तो जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है वही उसका एक्सपोनेंट होता है। बट इन केस अगर एक्सपोनेंट आपके सामने नेगेटिव होता है तब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, नेगेटिव भी तो हो सकता है भाई। हमने एग्जांपल लिया था 2 रेज टू द पावर 4। अब बच्चों यहां पर आप ये देखिए कि ये जो 4 है आपका, ठीक है बच्चों, ये जो 4 है आपका ये नेगेटिव भी तो हो सकता है। वहां ये तो नहीं कहा गया था ना कि पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, हाँ, नेगेटिव भी तो हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी तो हो सकता है। इस केस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे हमारा लिखा हुआ है इफ a रेज टू द पावर माइनस m, तब ये होता है बच्चों, ये जो पूरा टर्म है हमारा ये पूरा डिनोमिनेटर में आ जाता है और पावर हमारी पॉजिटिव हो जाती है। मतलब a रेज टू द पावर m विल बी इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू द पावर m। जैसे यहां पर था 2 रेज टू द पावर माइनस 4, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 4, ठीक है। सो कुछ नहीं, आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस ये याद रखना है स्टूडेंट्स, जब भी आपको एक नेगेटिव एक्सपोनेंट दिया हो, ठीक है ना, किसी भी नंबर के ऊपर नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तब आप क्या करेंगे, उस पूरे नंबर को बेस अलोंग विद एक्सपोनेंट वो सारा आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा और पावर जो होगी आपकी वो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे यहां पर हुआ है 2 रेज टू द पावर माइनस 4 था, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 4। तो ये लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट बच्चों याद रहेगा आपको, वेरी गुड। Now the fourth one is if a raised to the power, if a raised to the power m उसकी भी होल पावर n है, तो बच्चों ये हो जाता है m इंटू n, ठीक है। सिंपल आपस में दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं बच्चों, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके सामने कोई भी नंबर लिखा है 4 रेज टू द पावर 2 की होल पावर 6, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 रेज टू द पावर 2 इंटू 6, ये हो जाएगा 4 रेज टू द पावर 6 टू जा 12, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रही है पावर्स यहां पर, क्लियर है कहानी, ओके। ठीक इसी तरह बच्चों आपका फिफ्थ वन है इफ ए बी की होल पावर m, तब हो जाएगा बच्चों a की पावर m इंटू बी की पावर m। अगर कोई भी दो नंबर मल्टीप्लीकेशन में है और उन दोनों के ऊपर एक्सपोनेंट हमारा सेम है, तब बच्चों वो अलग अलग होकर भी लिखे जा सकते हैं। जैसे ए बी की होल पावर m थी, ठीक है ना, दोनों पर कॉमन पावर है m, तब हम बच्चों उसको कैसे लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर n। क्लियर है कहानी, ठीक है। द लास्ट वन इज a अपॉन b, इफ a अपॉन b की होल पावर m, दैट विल बी इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m अपॉन b रेज टू द पावर m। सिंपल है, जैसे ऊपर वाला था ठीक इसी तरह नीचे वाला है। ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन में था, नीचे वाला डिवीजन में है, ठीक है ना। कोई भी दो नंबर अगर फ्रैक्शन में है और उनके ऊपर पावर सेम है, तब वो इंडिपेंडेंट भी लिखे जा सकते हैं, लाइक दिस वन जो हमने लिखा है। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट योर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये लॉज बहुत जरूरी हैं, इनको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। अब आपका काम यह है कि इनको आप अच्छे से याद करें, ठीक है ना। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, लिख लिख के देखें। जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, लिख कर देखेंगे और सबसे बड़ी चीज न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे, तो आप देखिए मेरी बात, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। और अभी बच्चों हम इन लॉज की हेल्प से जो है कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ताकि हमें पता चले कि ये लॉज अप्लाई किस तरह से किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so now move to the next topic. Wow, it's a very important topic that is written on your screen. दिख रहा है बच्चों सबको?
लॉ ऑफ जीरो एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ जीरो एक्सपोनेंट। ओके, तो बच्चों व्हाट इज लॉ ऑफ जीरो एक्सपोनेंट, मतलब जीरो एक्सपोनेंट का लॉ क्या है। अभी तक बच्चों हमने पढ़ा कि अगर हमें इफ वी आर गिवन एनी नंबर लेट्स से ए, उसके ऊपर कोई भी हमें अगर पॉजिटिव पावर दी है तब हमने पढ़ लिया वो क्या होता है, अगर उसके ऊपर नेगेटिव पावर दी है तब हमने पढ़ लिया क्या होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट हमने पढ़ लिए हैं, बट ये भी तो हो सकता है कि अगर कोई एक नंबर है उसके ऊपर पावर जीरो हो। भाई जीरो भी तो इंटीजर है, हमने क्या कहा था, लेट ए, ठीक है ना, एम एंड एन बी एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है। तो जीरो भी तो बच्चों एक इंटीजर है या नहीं है, जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है, जीरो भी तो हो सकता है एक्सपोनेंट में। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है लेट्स से ए, उसके ऊपर पावर आपको दे रखी है ए रेज टू द पावर जीरो, तो वो बच्चों हमेशा 1 के इक्वल होता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग है ना, ये थोड़ा सा अजीब है। मान लीजिए कोई भी नंबर है और यहां पर लिखा है ए कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। कंडीशन आप देखिए कितनी अच्छी है, मतलब ए जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल का मतलब रेशनल, इर्रेशनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, ठीक है ना। कोई भी नंबर है आपका, लेट्स से मेरे पास नंबर है 67, उसके ऊपर होल पावर जीरो लगा दी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। लेट्स से स्टूडेंट्स आई हैव गिवन अ नंबर दैट इज 427 की होल पावर जीरो, दैट विल इक्वल टू 1। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स से आई हैव गिवन अ नंबर 92,747 की होल पावर जीरो, दैट विल ऑलवेज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, मान लो ये है मेरे पास √3 की होल पावर जीरो, दैट विल ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है ना। लेट्स से मेरे पास दिया हुआ है √5 की होल पावर जीरो, दैट विल ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सो एनी नंबर बच्चों, ए कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर जीरो है तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। कहानी क्लियर है। अब यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के, तो अभी ऐसा क्यों होता है इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब हम ये समझेंगे कि जो है ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स इसको हम प्रूफ करते हैं कि ए रेज टू द पावर जीरो 1 के इक्वल क्यों होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हम जानते हैं, we know students, what we know that a raised to the power m upon a raised to the power n is equals to a raised to the power m minus n, ठीक है। अभी ऊपर पढ़ा है ना, सेकंड वाली आइडेंटिटी है हमारी, ठीक है, सेकंड वाली आइडेंटिटी, ये तो हम जानते हैं, एक लॉ है। अब यहां पे बच्चों हमें क्या करना है, सिंपली पुट m इक्वल्स टू n, m और n को बराबर ले लो, ठीक है। तो m और n को जब हम बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाली आइडेंटिटी है बच्चों वो बन जाएगी a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर, या सॉरी इसको आप ऐसे लिखो अच्छे से समझ में आएगा, a रेज टू द पावर n अपॉन a रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर n माइनस n, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, ये हो जाएगा बच्चों। जब मैंने m और n को बराबर पुट कर दिया तो दोनों की दोनों इस तरह से बन जाएंगे। अब आप यहां से देखो n माइनस n मिलके क्या बनाएगा, जीरो। भाई कोई भी नंबर है 2 माइनस 2 जीरो ही तो होगा, ठीक है। और an अपॉन an दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, क्या बनाएंगे 1, ठीक है। तो बच्चों यहां से क्या आ गया मेरे पास, 1 इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर जीरो, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं a रेज टू द पावर जीरो इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है कहानी, a रेज टू द पावर जीरो इज इक्वल्स टू 1 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब यहां पर देखो जीरो क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। अगर हम करें, मान लीजिए लेट्स से इफ वी कैन से व्हाट इज जीरो की पावर जीरो,
वो क्या होगा हमारे पास। तो बच्चों आप यहां से देखो, 0 की पावर 0 का मतलब ये है हमारा बेस क्या है, 0। बेस क्या है यहां पर, 0। अगर बच्चों ये जो हमारे पास a की पावर n और a की पावर n लिखा था, इसमें से अगर ये जो मैं ग्रीन से सर्किल कर रहा हूं a रेस टू दी पावर n, ठीक है ना, अगर a रेस टू दी पावर n में से a 0 हो जाए तो ये हम जानते हैं बच्चों कि किसी भी फ्रैक्शन में जब 0 डिनोमिनेटर में होता है तब वो नंबर क्या हो जाता है बच्चों, अनडिफाइंड। सो अगर बच्चों जैसे ये लिखा है यहां पर a रेस टू दी पावर n अपॉन a रेस टू दी पावर n में से ये वाला a अगर 0 है तब ये पूरा फ्रैक्शन बच्चों क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है ना, 0 की पावर 0 क्या होती है बच्चों, अनडिफाइंड। यहां तक क्लियर है कहानी, याद रहेगा अनडिफाइंड होती है 0 की पावर 0। क्यों होती है ये भी बता दिया मैंने। और किसी भी नंबर की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, ये अनडिफाइंड का साइन होता है, ये तो आप जानते हो, उल्टे 8 बना दो, 8 को लिटा दो बस। ठीक है, सो लॉ ऑफ 0 एक्सपोनेंट समझ गए। अब कहीं पर भी अगर किसी भी नंबर के ऊपर 0 लिखा है तो आप पहचान लोगे, ठीक है, कि वो किसके इक्वल होगा, 1 के। या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स, तो व्हाट आर फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स स्टूडेंट्स। ये भी तो हो सकता है कि हमने अब तक क्या पढ़ा बच्चों, कि जितने भी हमारे एक्सपोनेंट हैं वो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव एक्सपोनेंट हो गया और 0 के लिए पढ़ लिया। ये भी तो ऐसा हो सकता है कि एक्सपोनेंट हमें फ्रैक्शन में गिवन हो। मान लो हमें ये दिया हुआ है 4 रेज टू द पावर 1/2, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बच्चों फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि इफ a रेज टू द पावर m अपॉन n that will always equals to n root times a की whole power m, that will equals to n root a की power m। सिंपल बच्चों, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है वो उठ के पीछे की तरफ आ जाता है और वो उसका रूट हो जाता है। मान लीजिए हमें गिवन था 4 की पावर हाफ यानी 1/2, तो ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ 4 रेज टू द पावर 1। ठीक है ना बच्चों, ये अंडर रूट का एक्चुअल सिंबल होता है। ये अगर इसके बेस में यहाँ पे मैं 3 लगा दूं, ये क्यूब रूट हो गया, ये 4 टाइम रूट्स हो गया। ठीक है, ठीक इसी तरह चलते रहेंगे हम। ठीक है ना, सो ये अंडर रूट का सिस्टम है। मान लीजिए यहाँ पर हमें गिवन होता 4 रेज टू द पावर 1/3, या यहाँ पे गिवन होता बच्चों 4 रेज टू द पावर 2/3, तो ये हो जाता क्यूब रूट ऑफ 4 की होल पावर 2। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर, बट यहां पे हमारा होता यही। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स। इतना याद रखो कि a जो है बच्चों 0 से बड़ा है हमारा, और m and n be integers such that m and n have no common factor other than 1। m और n जो है बच्चों, यानी ये m और n जो गिवन है, ये m ये n, ये कोई भी इंटीजर्स है और इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है ना, अदर देन 1 के अलावा। ठीक है, कॉमन फैक्टर की बात मान लीजिए जैसे 12 है और 6 है, इनके कॉमन फैक्टर बच्चों क्या क्या है, एक तो 2 है, ठीक है ना, एक आपका 3 है, यानी 12 जो है 2 से भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, या मैं यूं कहूं कंप्लीटली डिवाइड होता है, और 6 भी 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, और 12 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है, और 6 भी 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है। तो 2 और 3 जो हैं ये कॉमन फैक्टर हुए 12 और 6 के। तो m और n बच्चों इस तरह से होने चाहिए कि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, क्योंकि अगर कॉमन फैक्टर होगा तो वो आपस में फिर कैंसिल आउट होते शुरू हो जाएंगे, तो फिर एक्सपोनेंट का कोई मतलब नहीं बचेगा वहां पर। ठीक है, कहानी के लिए जैसे हमने लिया था एग्जाम्पल 2/3, 4 रेज टू द पावर 2/3, तो 2/3 का क्या था बच्चों, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। ठीक है, सो फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट समझ गए आप लोगों को। ये फॉर्मूला जो है ये याद रखना है कि इफ a रेज टू द पावर m अपॉन n दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू n रूट ऑफ a रेज टू द पावर m। ठीक है, ओके, हो कम ऑन। ये बच्चों एक आपके सामने जो है प्रॉब्लम आ गई।
क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। सिंपल है। अब हमें किस चीज का यूज करना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का। और जब तक हम बच्चों कोई भी न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो चीज हमारे समझ में आसानी से नहीं आएगी या अच्छे से नहीं आएगी, ठीक है। सो लॉज याद है, ठीक है ना। चलो बच्चों, इट इज गिवन दैट 3 इंटू ए रेस टू द पावर 4 इंटू बी रेस टू द पावर 3 की होल पावर 10। क्लियर है कहानी यहां तक। मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू ए रेस टू द पावर 2 बी रेस टू द पावर 3 की होल पावर 3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों। सिंप्लीफाई का मतलब होता है सिंपली उसको सॉल्व करते जाओ जहां तक वो सॉल्व हो रहा है, और एक पॉइंट आएगा कि उससे आगे वो सॉल्व नहीं होगा और वहां पर ही आप उस न्यूमेरिकल को या इस प्रॉब्लम को छोड़ देंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको बच्चों देखो कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला टर्म देखो पूरा, ठीक है। ये वाला टर्म देखो, इसमें गिवन है आपको a रेस टू द पावर 4 b रेस टू द पावर 3 की होल पावर 10, ठीक है, होल पावर 10। तो बच्चों इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, बताओ इसमें कौन सी आइडेंटिटी जो है वो लग रही है हमारी। सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ बच्चों। यहां पर वो वाली एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी ना, a रेस टू द पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू a रेस टू द पावर m इंटू n। ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं ना। इसको मान लो a की पावर m खाली इस a को, और 10 हो जाएगा n, ठीक है ना। ये हो जाएगा बच्चों 3 ब्रैकेट a रेस टू द पावर 4 इंटू 10 इंटू b रेस टू द पावर 3 इंटू 10, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय सेम कंसेप्ट यह होगा 5 इंटू ए रेस टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू बी रेस टू द पावर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स। क्योंकि सिंस वी नो ए रेस टू द पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर n इंटू n, ठीक है। सो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है बच्चों। 3 को एज इट इज लिख दो, a रेस टू द पावर 40 b रेस टू द पावर 30 इंटू 5 इंटू a रेस टू द पावर 6, 2 3 जा 6, b रेस टू द पावर 6, ठीक है बच्चों। यहां तक कहानी। अब देखो कांस्टेंट टर्म क्या क्या है इसमें, एक 3 है एक 5 है, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। कैसे, 3 5 जा 15 इंटू, अब यहां पर क्या बचेगा, a रेस टू द पावर 40 b रेस टू द पावर 30 इंटू a रेस टू द पावर 6 b रेस टू द पावर 6। सिंपल है बच्चों। मैंने क्या किया, यहां पर जो कांस्टेंट टर्म थे अलग अलग उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों नहीं। अब देखो इसमें एक आइडेंटिटी और लग रही है, कौन सी यहां पर अप्लाई होगी, अगर मैं इसको a मान लूं इसको b मान लूं, यानी a की पावर 40 इंटू ए की पावर 6, तो ये दोनों पावर आपस में क्या होंगी बच्चों, ऐड। क्या होंगी बच्चों, ऐड। यहां पर बच्चों आप लिख लो इसको a रेस टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a रेस टू द पावर n इज इक्वल टू a रेस टू द पावर m प्लस n। अब देखो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, बेस सेम है हमारा, a है, पावर अलग अलग है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाएगा 15 इंटू ए रेस टू द पावर 40 प्लस 6, ठीक है ना, इंटू बी रेस टू द पावर 30 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 15 इंटू ए रेस टू द पावर 46 बी रेस टू द पावर 36, एंड दैट इज योर डिजायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स यहां तक कहानी क्लियर है। हाँ, ए रेस टू द पावर 46 इंटू बी रेस टू द पावर 36, क्योंकि जो ये वाला टर्म है, ठीक है ना, इसमें हमने ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दी क्योंकि हो रही थी, बेस सेम था, पावर्स आपस में मल्टीप्लीकेशन में थी, और जब भी बेस सेम हो, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तब वो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये हमने पढ़ा है पहली ही, ये जो है आइडेंटिटी है। क्लियर है बच्चों। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है सबको। प्रॉब्लम इज कि if a equals to 3 b equals to -2 find the value of a raised to the power a into b raised to the power b।
बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ए और बी की वैल्यू दी है और सिंपल एक टर्म दिया हुआ है वो पूछा है आपसे, ठीक है ना। वी आर गिवन ए इक्वल्स टू 3 एंड बी इक्वल्स टू -2, ठीक है। सो सिंपल है, यहां पे लिख लो इससे 3 की पावर 3 प्लस -2 रेज टू दी पावर -2, ठीक है। ए की जगह ए पुट करना है, बी की जगह बी पुट करना है। जहां पर ए बेस है वहां भी ए की वैल्यू रखनी है, पावर में भी ए की ही वैल्यू रखनी है, हमने रख ली। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3 की पावर 3 क्या होता है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस, ठीक है ना, -2 की पावर -2। दिस इज द थिंग दैट इज अ लिटिल बिट ट्रिकी। नेगेटिव एक्सपोनेंट बच्चों हमने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट, इफ a raised to the power -m that will always be equals to 1 upon a raised to the power m, ठीक है। अब यहां पर देखो a क्या है हमारा -2 और पावर भी क्या है -2, तो उसको बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन -2 की होल पावर 2। भाई इसमें हमने सिंपल कुछ नहीं करा, ये वाला फॉर्मूला जो है ये अप्लाई कर दिया। बताओ यहां तक कोई सीन है आपका, यहां तक कोई ऐसा डाउट, बिल्कुल नहीं। अब यहां पर एक चीज और समझना बच्चों, जब भी कोई भी नेगेटिव एक्सपोनेंट की हम बात करते हैं और मान लो बेस हमारा नेगेटिव है, जैसे यहां पर है, ठीक है ना, बेस भी नेगेटिव है और पावर भी नेगेटिव है, उस केस में क्या होगा, पावर तो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगी बट बेस जो है हमारा वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। जैसे यहां हो रहा है, मान लो मुझे कोई भी नंबर जैसे ये गिवन है, तो यहां पर बच्चों आप देख रहे हो क्या हो रहा है, 1 अपॉन -2 की होल पावर 2 या -2 का स्क्वायर। तो यहां पर देखो बच्चों जो -2 है वो एज इट इज रहा, यानी हमारा जो बेस है उसका साइन चेंज नहीं होगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होने का मतलब पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब ये हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 3 9 एंड इंटू 3 9 3 27, 3 का स्क्वायर या 3 का क्यूब क्या होता है बच्चों 27 प्लस 1 अपॉन -2 का होल स्क्वायर 4, ठीक है ना। -2 का होल स्क्वायर इज विल बी इक्वल्स टू -2 इंटू -2, माइनस माइनस हम लेके क्या बना देते हैं बच्चों प्लस, तो हमारा जो क्या मिला देते हैं बच्चों प्लस, तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस का 4। अब सिंपल इसमें कुछ रह गया, इसको सॉल्व कर लूं, 4 7 जा 108 प्लस 1 अपॉन 4 दैट विल बी इक्वल टू 109 अपॉन 4 आंसर। सो दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। सिंपल बच्चों, आपको याद क्या रखना है कि जो हमारी प्रॉब्लम है बच्चों उसमें पहचानना यह है कि कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है एक्सपोनेंट का, ठीक है। सिंपल विद द हेल्प ऑफ दीज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके स्टूडेंट्स, सो इट्स ऑल अबाउट एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना। एक्सपोनेंट्स यहीं पर हमारे खत्म होते हैं और हमारा जो पूरा पार्ट है नंबर सिस्टम का वो भी एंड होता है। सो दिस इज फॉर टुडे। I hope you will enjoy the lecture. Thank you so much for watching and best of luck.